हेलो, मैं लॉ स्टूडेंट आतिश कोल्ले। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, जिसमें हम सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज, सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, प्रोविजंस अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, नलिटी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन। इसके बाद फोर्थ सब टॉपिक है रीमैरिज एंड फिफ्थ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट एंड इट्स प्रोसीजर। टॉपिक चालू करने से पहले हम पर्सनल लॉ का मीनिंग समझते हैं। पर्सनल लॉ जो एक लॉ की ब्रांच होती है जो प्राइवेट और फैमिली लाइफ के मामले जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और गार्डियनशिप में इंडिविजुअल्स को उनके रिलीजन, फेथ और बिलीफ के आधार पर नियंत्रण करती है। यानी हर रिलीजन के लिए उनके पर्सनल लॉ होते हैं जो मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और गार्डियनशिप जैसे फैमिली मैटर्स को गवर्न करते हैं। जिस प्रकार हिंदू रिलीजन के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम रिलीजन के लिए मुस्लिम लॉ, पारसी रिलीजन के लिए पारसी लॉ, उस प्रकार क्रिश्चियन रिलीजन के लिए भी क्रिश्चियन लॉ होते हैं। अब हम समझते हैं क्रिश्चियन लॉ। क्रिश्चियन लॉ भी एक पर्सनल लॉ है विच सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स फैमिली मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस फॉर क्रिश्चियंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लॉज, रिलीजियस प्रिंसिपल्स और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जैसे डाइवोर्स के लिए द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 होता है, इनहेरिटेंस के लिए द सक्सेशन एक्ट 1925 होता है, उसी प्रकार मैरिज के लिए द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 होता है। और यही हमारा आज इस वीडियो का टॉपिक है। अब आते हैं हम हमारे फर्स्ट सब टॉपिक पे, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड क्रिश्चियन मैरिज, जिसमें फर्स्ट है एटलीस्ट वन क्रिश्चियन। जिस प्रकार हमने पारसी मैरिज में देखा कि बोथ पार्टीज मस्ट बी पारसी, बट इस क्रिश्चियन लॉ वैलिड ठहरने के लिए एटलीस्ट वन पार्टी क्रिश्चियन होनी चाहिए। सेकेंड, मोनोगेमी, यानी मैरिज के समय किसी आइदर पार्टी का जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। थर्ड, एज, क्रिश्चियन मैरिज वैलिड होने के लिए ग्रूम मस्ट बी एटलीस्ट 20 ईयर ओल्ड और ब्राइड मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। फोर्थ, कंसेंट, यानी मैरिज के लिए बोथ पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए और ये कंसेंट विदाउट प्रेशर और विदाउट कोर्जन से होना चाहिए। फिफ्थ, सेरेमनी रिक्वायरमेंट्स, यानी मैरिज ऐसी व्यक्ति से संपन्न होना चाहिए जिसके पास ये करने के लिए लाइसेंस हो, या फिर हम उसको प्रिस्ट कह सकते हैं या फिर मिनिस्टर कह सकते हैं। और सेरेमनी के दौरान कम से कम 2 क्रेडिबल विटनेसेस रहने चाहिए। उसके बाद पर्सनल लॉ, यानी मैरिज को किसी भी पार्टी के पर्सनल लॉ द्वारा फॉरबिडन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमने इसेंशियल्स ऑफ वैलिड क्रिश्चियन मैरिज के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। सोलमनाइजेशन यानी एक फॉर्मल एंड ऑफिशियल प्रोसेस होती है और हम इसे हिंदी में संस्कार या अनुष्ठान भी कहते हैं। यानी रिलीजियस और सिविल लॉ के अनुसार मैरिज सेरेमनी के ही फॉलो करना चाहिए जो मैरिज को वैलिड बनाता है। यानी अलग अलग रिलीजन के लिए उनके अलग अलग कस्टम्स और रिचुअल्स होते हैं। जैसे कि हिंदू रिलीजन के लिए सप्तपदी या फिर कुमकुम तिलक होता है, पारसी मैरिज के लिए आशीर्वाद सेरेमनी होती है। उसी प्रकार क्रिश्चियन लॉ के लिए या फिर क्रिश्चियन रिलीजन के लिए भी कुछ सेरेमनी होती है, जैसे कि ऑथराइजेशन, यानी क्रिश्चियन मैरिज क्रिश्चियन लॉ के अंडर ऑथराइज पर्सन को, जैसे कि प्रीस्ट या फिर मिनिस्टर या फिर कोई भी पर्सन जिसके पास ये करने का लाइसेंस हो, उसके द्वारा संपन्न होना चाहिए। सेकेंड, लोकेशन, यानी क्रिश्चियन मैरिज आमतौर पर चर्च में आयोजित किया जाता है, हालांकि कुछ स्पेशल लाइसेंस के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, यानी ये सेरेमनी कम से कम 2 क्रेडिबल विटनेसेस की प्रेजेंस में होनी चाहिए। फोर्थ, सेरेमनी कंटेंट, यानी क्रिश्चियन मैरिज में आमतौर पर रिंग पहनाना, हाइम्स, प्रेयर्स या फिर एक्सचेंज ऑफ वाउस जैसे सेरेमनी शामिल होते हैं। फिफ्थ, रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन, यानी सेरेमनी के बाद ये मिनिस्टर या फिर ये प्रीस्ट मैरिज को रजिस्टर करता है और उसको अधिकृत बनाने के लिए सर्टिफिकेट इशू करता है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज। अब इस रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिश्चियन मैरिज को हम 5 स्टेप में समझते हैं। सोलमनाइजेशन बाय लाइसेंस मिनिस्टर या फिर प्रीस्ट, यानी क्रिश्चियन मैरिज प्रीस्ट, मिनिस्टर या फिर लाइसेंस पर्सन द्वारा चर्च में होना चाहिए। सेकेंड, सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट, यानी ये प्रीस्ट या फिर ये मिनिस्टर जिसके द्वारा मैरिज संपन्न हुआ है, ये मैरिज सर्टिफिकेट बुक जिसको हम फॉर्म 5 कहते हैं, उसको रजिस्टर ऑफ क्रिश्चियन मैरिज के पास सबमिट करता है। थर्ड, कपल एप्लीकेशन, इसके बाद मैरिड कपल को ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के हेतु क्रिश्चियन मैरिज रजिस्टर के पास जाना पड़ता है। फोर्थ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अब कपल को मैरिज रजिस्ट्रार के पास कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, बोथ पार्टीज के पासपोर्ट साइज फोटोज, उसके बाद प्रूफ ऑफ एज जिससे हम बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंस फॉर बोथ इंडिविजुअल्स जिसमें हम आधार कार्ड दे सकते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज इशूड बाय मिनिस्टर, उसके बाद एन एफिडेविट सर्टिफाइंग मैरिटल स्टेटस एंड मेंटल कंडीशन एंड वेडिंग इनविटेशन कार्ड देना पड़ता है। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप पे, वेरिफिकेशन एंड इंश्योरेंस। अब ये रजिस्ट्रार इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और एक बार ये डॉक्यूमेंट्स कंफर्म हो गए
तो रजिस्ट्रार मैरिज सर्टिफिकेट को इशू कर देता है। इस प्रकार हमने सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एंड इट्स रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया। अब आते हैं हमारे तीसरे सब टॉपिक पे, प्रोविजंस अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। यानी इस क्रिश्चियन मैरिज को हम 4 टाइप से मैरिज डिसॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन, डाइवोर्स। देखो, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के अंडर डाइवोर्स एक मैट्रिमोनियल रिलीफ का एक टाइप है जो म्यूचुअल कंसेंट या फिर कॉन्टेस्टेड पिटिशन द्वारा मैरिज को डिसॉल्व करने को अलाउ करता है। कॉन्टेस्टेड पिटिशन यानी कपल में एक पार्टी को अगर डाइवोर्स चाहिए तो इसको हम कॉन्टेस्टेड पिटिशन कहते हैं, या फिर वो कॉन्टेस्टेड पिटिशन कर सकता है। बट कौन कौन सी बेसिस पर, जिसको हम ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन के अंडर पढ़ते हैं। फर्स्ट, अडल्टरी, यानी कपल में कोई पार्टनर उसके जीवन साथी के अलावा किसी और व्यक्ति से फिजिकल रिलेशन रखता है। सेकेंड, क्रुएलिटी, अगर पति या पत्नी उसके पार्टनर के साथ क्रूरतात्मक वागता हो। थर्ड, डिसर्शन, अगर पति या पत्नी उसके पार्टनर के साथ 2 वर्ष से नहीं रहे। या फिर फोर्थ, कन्वर्जन, यानी पति ने या फिर पत्नी ने उसका रिलीजन चेंज किया हो। या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी मेंटल डिसऑर्डर। या फिर इनक्यूरेबल लेप्रोसी और वेनेरियल डिसीज। या फिर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। इस ग्राउंड द्वारा आइदर पार्टी कॉन्टेस्टेड पिटिशन द्वारा ये मैरिज डिसॉल्व कर सकती है, या फिर कपल म्यूचुअल कंसेंट द्वारा भी ये मैरिज डिसॉल्व कर सकती है। यानी ये मैट्रिमोनियल रिलीफ आइदर पार्टी से या फिर म्यूचुअल कंसेंट द्वारा ये मैरिज डिसॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पे, नलिटी। नलिटी भी एक क्रिश्चियन मैरिज के लिए एक मैट्रिमोनियल रिलीफ है, और ये मैट्रिमोनियल रिलीफ कुछ ग्राउंड्स पर मैरिज को नल या फिर वॉइड कर देता है, जैसे कि इम्पोर्टेंसी, यानी अगर पार्टनर मैरिज के समय नपुंसक था और सूट फाइल करते समय भी नपुंसक है। या फिर बाइगेमी, अगर आइदर पार्टी को मैरिज के समय जीवित जीवन साथी हो। या फिर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ किनशिप, यानी अगर पार्टी में ब्लड रिलेशन है और लॉ द्वारा उसको अलाउड नहीं किया जाता। या फिर फ्रॉड या फोर्स, यानी अगर मैरिज विदाउट फ्री कंसेंट से हुआ हो। तो इस ग्राउंड के बेसिस द्वारा नलिटी जैसे मैट्रिमोनियल रिलीफ द्वारा पार्टीज को रिलीफ मिल सकता है। अब आते हैं थर्ड मैट्रिमोनियल रिलीफ, जुडिशियल सेपरेशन। इस मैट्रिमोनियल रिलीफ में कोर्ट मैरिज को विदाउट डिसॉल्व किए बिना कपल को अलग अलग रहने की अनुमति देने वाला ऑर्डर करता है, और ये मैट्रिमोनियल रिलीफ अडल्टरी, क्रुएलिटी या फिर डिसर्शन जैसे ग्राउंड्स पर मिलता है। अब आते हैं लास्ट मैट्रिमोनियल रिलीफ पे, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब ये मैट्रिमोनियल रिलीफ तब मिलता है जब पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने के लिए चले जाते हैं, और यदि कोर्ट इस बात पर सेटिस्फाई होते हैं कि पिटिशन ट्रूथ है और कानूनी तौर पर सत्य है, तो कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री को इशू कर देता है। अब आते हैं हम हमारे लास्ट सेकेंड सब टॉपिक पे, रीमैरिज। रीमैरिज इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के अंडर डाइवोर्स के बाद परमिटेड है, बट इसके कुछ लीगल प्रोसेस होती है, जैसे कि ऑब्टेन अ फाइनल डाइवोर्स डिग्री, यानी प्रीवियस मैरिज का डाइवोर्स किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा फाइनल डिग्री द्वारा होना आवश्यक होता है। सेकेंड, प्रूफ ऑफ डाइवोर्स, यानी रीमैरिज करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जिससे ये साबित होगा कि आपका प्रीवियस मैरिज लीगली तरीके से डिसॉल्व हुआ है। थर्ड, अदेयर टू वेटिंग पीरियड, यानी अगर डाइवोर्स विवादित यानी कॉन्टेस्टेड तरीके से हुआ है तो अपील के लिए डिक्री के बाद 90 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। अगर डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है तो अपील के लिए डिक्री के बाद कम समय का वेटिंग पीरियड होता है। फोर्थ, अवॉइड बाइगेमी, यानी रीमैरिज करते वक्त आपका प्रीवियस मैरिज पूरी तरीके से डिसॉल्व होना चाहिए, क्योंकि लिविंग स्पाउस होते हुए आप अगर दूसरी शादी करते हो तो ये इलीगल माना जाता है। इस प्रकार हमने रीमैरिज डिस्कस किया। अब आते हैं हमारे लास्ट सब टॉपिक पे, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट एंड प्रोसीजर। ज्यूरिसडिक्शन को हम हिंदी में अधिकार क्षेत्र कहते हैं, और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट यानी क्रिश्चियन रिलीजन के जो फैमिली मैटर्स होते हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, वो कौन सी कोर्ट में चलते हैं हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो एक प्राइमरी कोर्ट है जिसमें डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी ऑफ मैरिज, एलिमनी, मेंटेनेंस एंड चाइल्ड कस्टडी जैसे पिटिशन को हम फाइल कर सकते हैं। सेकेंड, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध अपील सुनने का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का राइट होता है, और कुछ मामलों में पिटिशन डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपील की फाइनल कोर्ट है, और उसने क्लियर किया है कि चर्च रिलेटेड डिक्री के ऑर्डर इंडिया में सिविल कोर्ट पर बाइंड नहीं है। अब आते हैं प्रोसीजर पे। फर्स्ट आते हैं मैरिज की प्रोसीजर पर, जो हमने सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एंड इट्स रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था। अब इसमें भी हम यही पढ़ेंगे। अब इस प्रोसीजर को हम कुछ स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, नोटिस। किसी एक पार्टी को डिस्ट्रिक्ट के लोकल मैरिज रजिस्ट्रार को, जहां वो
30 दिनों से रह रहे हैं उनको इंटेंडेड मैरिज की रिटर्न नोटिस देनी होगी। उसके बाद पब्लिकेशन। अब मैरिज रजिस्ट्रार ऑब्जेक्शन के लिए अनुमति देते हेतु अपने कार्यालय में सूचना पब्लिश करते हैं। थर्ड, सोलमनाइजेशन। अगर स्पेसिफिक पीरियड के बाद अगर इस मैरिज नोटिस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ये मैरिज मिनिस्टर या फिर प्रीस्ट या फिर लाइसेंस पर्सन द्वारा संपन्न होता है। फोर्थ, रजिस्ट्रेशन, यानी प्रीस्ट या मिनिस्टर जिसके द्वारा ये मैरिज संपन्न हुआ है वो ये मैरिज को रजिस्टर करवाता है और सर्टिफिकेट इशू करवाता है। अब आते हैं डिवोर्स की प्रोसीजर पर। फर्स्ट, फाइलिंग पिटिशन, यानी कोई आइदर पार्टी या फिर बोथ पार्टीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर फैमिली कोर्ट में जाकर डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन या फिर नलिटी के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है। सेकेंड, रिकॉन्सिलिएशन एंड ट्रायल, या कोर्ट काउंसलिंग के जरिए रिकॉन्सिलिएशन का प्रयास करती है। अगर रिकॉन्सिलिएशन फेल हो जाता है तो मैरिज ट्रायल की तरफ बढ़ता है जिसमें दोनों पार्टीज को सबूत पेश करने पड़ते हैं। थर्ड, डिक्री, अगर डाइवोर्स के ग्राउंड साबित हो जाते हैं तो कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री देते हैं। फोर्थ, एंसिलरी मैटर्स, यानी कोर्ट चाइल्ड वेलफेयर के आधार पर एलिमनी, मेंटेनेंस या फिर चाइल्ड कस्टडी के संबंधित ऑर्डर भी पास करती है। अब आते हैं सक्सेशन या फिर इनहेरिटेंस के प्रोसीजर पे। सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस रिलेटेड क्रिश्चियन मैरिज को द सक्सेशन एक्ट 1925 गवर्न करता है। और प्रोसीजर की बात करें तो सिविल कोर्ट डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिस्प्यूट को हैंडल करता है और ये लॉ मेल एंड फीमेल हेयर के लिए इक्वल इनहेरिटेंस राइट इंश्योर करता है जिससे आगे जाते जीवन साथी को और वंशज को ये राइट मिलते हैं और क्रिश्चियंस को उनकी प्रॉपर्टी अपने विल के माध्यम से डिस्पोज करने की छूट है। इस प्रकार आज हमने क्रिश्चियन लॉ में इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पारसी लॉ डिस्कस करेंगे, मुस्लिम लॉ डिस्कस करेंगे और हिंदू लॉ भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।